choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो अब तक कहानी में आपने देखा हाल ही में टोनी स्टार्क की वर्चुअल रियलिटी ई-स्केप को कंट्रोलर ने हैक कर लिया। टोनी और उसकी टीम मिलकर ई-स्केप को फिर से आज़ाद करा लेती है। लेकिन जब टोनी मदरबोर्ड के कंट्रोल में था तब उसने एक ड्रिंक भी पी थी कई सालों में। फिर मदरबोर्ड ने टोनी स्टार्क के डर को पक्का कर दिया, उसे ये बताकर कि वो असली टोनी स्टार्क का सिर्फ एक सिमुलेशन है। वहीं रियल वर्ल्ड में जो कास्टा पिंग और अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग टोनी स्टार्क की कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं। टोनी अपना एक रिकॉर्डेड मैसेज सुन रहा है जो कि अब से 3 घंटे पहले का है। तुम अवेंजर्स माउंटेन से कैप्टन मार्वल के साथ वापस आ रहे थे और तुमने कैप्टन मार्वल को उसका स्पॉन्सर बनने से मना कर दिया। कैप्टन मार्वल पूछती है, क्या तुम फिर से शराब पीने लग गए? टोनी उसे वर्चुअल वर्ल्ड वाली वो सारी बात बताता है और ये भी कि वो असली टोनी स्टार्क नहीं है और जब तक मैं इन सब चीज़ों से नहीं उभरता हूँ तब तक मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं बन सकता। मैसेज के अंदर टोनी स्टार्क को बताया जा रहा है और तब तुम्हारे दिमाग में आया कि अगर तुम टोनी स्टार्क की एक डिजिटल कॉपी हो तो डिजिटल मेमोरीज को मिटाया जा सकता है। तो मैं सिर्फ तब तक की मेमोरीज मिटानी थी जब से पहले कि तुम इस केप में जाकर दारू पीने लगे और लो तुम्हारी लत फिर से छूट जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें ये सब कहते हुए मेरी रिकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन हमारा काम तो हो ही जाएगा। तो ये रही वो सारी चीजें जो तुमने अब तक मिटाई हैं। तुमने एक माइंड डिवाइस बनाया ताकि तुम अपनी शराब की लत को छुड़ा सको, लेकिन वो काम नहीं किया। फिर तुम एक ड्रैगन से लड़े जो कि काफी औसम था। तब तुमने थोर और बाकी एवेंजर्स की वॉर ऑफ रैम्स में मदद की, वर्ल्ड को बचाया। लेकिन ई-स्केप इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया। तुम्हारे ऊपर करोड़ों डॉलर्स का जुर्माना लगा जो कास्टा छोड़ गई। अमांडा भी चली गई, लेकिन जेनेट के साथ चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। कंट्रोलर हार चुका है और तुम्हें अपने वर्चुअल पेरेंट्स को मारना पड़ा। मैं जानता कि तुम्हें ये सब सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन आखिर में अब तुम सही हो चुके हो। इसीलिए कैरोल से कहना कि तुम फिर से उसके स्पॉन्सर बन सकते हो। तभी गुस्से में कैप्टन मार्वल वहां आती है। टोनी, मुझे अभी तुम्हारा वो स्टूपिड सा मैसेज मिला। टोनी कहता है, हाँ कैरोल, मैं जानता हूँ। मैं भी अपनी पास्ट की घटनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि पहले वाला टोनी काफी परेशान करने वाला है, लेकिन इससे मेरी शराब की लत तो छूट ही गई। कैप्टन मार्वल ने कहा, शराब की लत छुड़ाने का ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तुम चुटकी बजाकर सब कुछ सही नहीं कर सकते। टोनी कहता है, अरे मैंने चुटकी कहाँ बजाई, मैंने तो काफी सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया है। मैसेज के अंदर टोनी कह रहे हैं, चलो तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा, तो मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। इसके बाद ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। अगर तुम्हें पिछले 2 हफ्तों की कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी तो मैंने अपना एक बैकअप इस हार्ड ड्राइव के अंदर डाल दिया है। गुड लक। लेकिन गाइस तभी वो हार्ड ड्राइव चोरी हो गई क्योंकि वहाँ पे किसी ने घुसपैठ की थी। बेथनी ना दिखाई देने वाले उस चोर के पीछे भाग रही है और तभी वो गोली चलाती है जिसे स्पाई मास्टर फिर से दिखने लग गया। वो हार्ड ड्राइव इसी के हाथ में थी। उसने उल्टा बेथनी की तरफ अपना चाकू फेंका, लेकिन ये चाकू असल में बेथनी को एक बिजली का झटका देने के लिए था। तो ब्रोडी ये सब देखता है और सभी को अपनी लोकेशन और इस घटना की जानकारी देता है। कुछ ही सेकंड्स में टोनी स्टार्क और कैप्टन मार्वल वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रोडी के सिर में चोट लगी है। बेथनी कहती है, माफ करना टोनी, मैं उसे नहीं रोक पाई। टोनी ने कहा, अरे तुमने अपनी इंसानी आंखों से ना दिखाई देने वाले एक इंसान को पहचान लिया। तुम काम का सॉरी मांग रही हो, तुम काफी अमेजिंग हो। कैप्टन मार्वल रोडी को संभालने जाती है। रोडी ने कहा, अरे मेरी चिंता मत करो, तुम्हें स्पाई मास्टर को रोकना होगा, वो मेंटिकोर की तरफ जा रहा है। लेकिन गाइस तब तक स्पाई मास्टर मेंटिकोर के अंदर घुस चुका था। टोनी कहता है, चिंता मत करो रोडी, ये मेंटिकोर के हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसके पास पास कोड्स नहीं है। लेकिन गाइस स्पाई मास्टर के पास टोनी स्टार्क की वो हार्ड ड्राइव है जिससे उसे पास कोड्स पता चल जाते हैं। वो टोनी और कैप्टन मार्वल के ऊपर हमला कर देता है। कैप्टन मार्वल ताना मारते हुए बोली, देख लिया टोनी तुम्हारा सोल्यूशन। वहीं जेनेट जोकास्टा के साथ शॉपिंग करने के लिए गई है। जोकास्टा ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ मेरे साथ आई, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कंपनी छोड़ने के बाद तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जेनेट कहती है, अरे बकवास मत करो, काम काम होता है और शॉपिंग शॉपिंग होती है। जोकास्टा कहती है, जब मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी मैं नंगी थी, लेकिन धीरे धीरे मैं काफी कपड़े पहनने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि यह सब तुम्हारे उस एनग्राम की वजह से हो रहा है जो मेरे अंदर है। जेनेट ने कहा, जहाँ तक एनग्राम्स की बात है, वापस आने के बाद टोनी स्टार्क अपने दिमाग के बारे में बहुत कुछ सीख रहा है। जोकास्टा कहती है, हाँ एरोन ने मुझे बताया था कि वो अपने बारे में सच्चाई जान चुका है कि वो सिर्फ एक सिमुलेशन है। जेनेट ने कहा, तब तो मुझे लगता है कि तुम्हारे और टोनी के बीच में काफी समानताएं हैं। जोकास्टा कहती है, तो तुम यहाँ मेरी चापलूसी करने आई हो ताकि मैं फिर से कंपनी ज्वाइन कर लूँ।
तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फ्राइडे को मार दिया, मेरी दोस्त को। एक इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक टूल की तरह यूज कर रहा है, उसके भले बुरे के बारे में कुछ नहीं सोचता। और अगर टोनी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है तब तो और भी बुरी बात है। लेकिन जेनेट जोकास्टा की बातों से सहमत नहीं है। जोकास्टा ने कहा, अरे तुम क्यों मानने लगी, तुम इंसान तो हर किसी के लिए अलग बिहेव करते हो। वहीं बेंट्रॉनिक्स कंपनी के अंदर टोनी स्टार्क का भाई एर्नो स्टार्क एक रिकॉर्डिंग देख रहा है और मुझे लगता है कि शायद ये टोनी की उसी हार्ड ड्राइव की है। एर्नो कह रहा है, मुझे दिखाओ फादर कि आपने मेरी मदर को फिर से जिंदा कैसे किया। तो गाइस हावर्ड स्टार्क एक कंप्यूटर चालू करता है जिसका नाम उसने मिस्ट्रेस रखा और इस कंप्यूटर के अंदर मारिया का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। वो कह रही है, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है। हावर्ड ने कहा, इट्स ओके मारिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। मारिया पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। हावर्ड ने कहा, वही जो मैं हमेशा करता हूँ, कुछ बहुत ही ब्रिलियंट। और गाइस जब हावर्ड स्टार्क को पता चला कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ये बात पता चली कि वो एंग्राम रिकॉर्डिंग्स का यूज़ करके पूरा का पूरा माइंड बना सकता है, तब इसका यूज़ करके हावर्ड स्टार्क ने अपनी पर्सनैलिटी माइटी रोबोट सेंट्री द आर्सेनल के अंदर डाल दी और अवेंजर्स को लगभग रोक ही लिया था। लेकिन फिर तुम मारे गए। फिर टोनी स्टार्क ने उस मिस्ट्रेस कंप्यूटर को बताया, फादर मर चुका है, तुम मर चुकी हो, मेरा मतलब कि तुम्हारी बॉडी मर चुकी है, तुम्हारे पास उसकी कुछ मेमोरीज हैं, लेकिन तुम मारिया स्टार्क नहीं हो और तुम्हें ये बात माननी होगी। मिस्ट्रेस कहती है, मैंने उसके वापस आने का काफ़ी वेट किया है, लेकिन नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो मर चुका है। लेकिन गाइस फिर उस मिस्ट्रेस कंप्यूटर ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। एर्नो स्टार्क सोचता है, अगर मिस्ट्रेस मर चुकी है तब वो एंग्राम्स कैसे जिंदा रहे। लेकिन गाइस फिर उसने देखा कि वो सब टोनी स्टार्क के दिमाग में जिंदा थे। टोनी इस तरीके से अपने पेरेंट्स को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए टोनी अपने दिमाग से उनको फिर से बनाता है और एर्नो को लगता है कि यही टोनी की सबसे बड़ी कमजोरी है। वहीं स्पाई मास्टर मैंटिकोर को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल चुका है। टोनी ने कहा, वापस आ जाओ, लेकिन मैंटिकोर ने कहा, माफ करना स्टार्क, लेकिन मुझे लोगों से मिलना है और अब तुम्हें भी। फिर उसने आम इंसानों की तरफ मिसाइल्स दाग दी। टोनी ने कहा, कैरोल मैं इन लोगों को बचाता हूँ, तुम यहाँ मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, मैंटिकोर के टुकड़े टुकड़े कर दो। कैप्टन मार्वल ने कहा, मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं इतनी जोर से वार करूँ कि तुम्हारी वो हार्ड ड्राइव टूट जाए, इसके अंदर तुम्हारी सारी मेमोरीज जो हैं। टोनी ने कहा, अरे उस हार्ड ड्राइव को गोली मारो, हम बस स्पाई मास्टर को उस हार्ड ड्राइव के साथ यहाँ से भागने नहीं दे सकते। स्पाई मास्टर ने कैरोल से कहा, ये सही कह रहा है, यहाँ पे काफी कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि आयरन मैन के आर्मर के ओवरराइड कोड्स। तो गाइस स्पाई मास्टर आयरन मैन के आर्मर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो कैप्टन मार्वल की तरफ बढ़ने लगा। कैरोल कहती है, ये मत कहना कि हमें फिर से लड़ना होगा। टोनी ने कहा, कुछ भी करो, लेकिन मेरी छाती में पंच करके मुझे फिर से मत मार देना। कैरोल ने कहा, तुम ये ताना हमेशा ही मारते रहोगे क्या। तभी कैरोल ने पीछे से टोनी को पकड़ा। टोनी को दर्द हुआ। उसने कहा कि मैंने अपने डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस का यूज करके आर्मर की सिक्योरिटी को फिर से लिखा है, बाद में मुझे थोड़ा सा सिर दर्द होगा, लेकिन हाँ अब ये आर्मर फिर से मेरे कंट्रोल में है। स्पाई मास्टर ने कहा, काफी अच्छा काम किया स्टार्क, तुमने इस छोटे से सूट को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन दुख की बात है कि तुमने सिर्फ एक ही सूट नहीं बनाया है। वहीं एंडी बैंग एक एम्प्लॉय के साथ टोनी स्टार्क के आर्मर्स की सिक्योरिटीज चेक कर रहा है। एम्प्लॉय खुश है कि एंडी बैंग उन्हें छोड़कर अमांडा के साथ नहीं गया। एंडी ने कहा, असल में मैं जाने वाला था, लेकिन मैं हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के साथ खेलना चाहता था और यहाँ इस कंपनी के अंदर रहना जैसे मेरा सपना पूरा होना है, और कुछ सपने पूरे करने के लिए बलिदान तो देना ही पड़ेगा। लेकिन गाइस तभी स्पाई मास्टर ने वहाँ के हर एक आर्मर के ऊपर कंट्रोल कर लिया और वो सारे आर्मर बाहर निकल आए। कैप्टन मार्वल पूछती है, तुम्हारे पास कितने सूट हैं। टोनी स्टार्क ने कहा, लगभग 42। वहीं सीक्रेट रोबोट बार के अंदर कुछ रोबोट्स ऐसे रोबोट्स को परेशान कर रहे हैं जिन्होंने इंसानों का रूप बनाया हुआ है। तभी जोकास्टा का ध्यान उस तरफ गया। हालांकि मशीन मैन ने कहा कि तुम्हें उनके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन जोकास्टा कहती है, बेवड़ों की तरह बिहेव मत करो, तुम भी तो एक टाइम पे इंसानी चमड़ी पहना करते। इसलिए जोकास्टा उन रोबोट से कहती है कि इन्हें भी यहाँ पे आने का उतना ही अधिकार है जितना तुम्हें है। हालांकि जब जोकास्टा ने इन इंसानों की तरह दिखाई देने वाले रोबोट्स को ध्यान से देखा तो ये उन्हें कुछ जाने पहचाने से लगे। ये उस डेटिंग ऐप का हिस्सा थे जिन्होंने स्टार कंपनी के ऊपर अटैक किया था और बेंट्रॉनिक्स कंपनी ने इन रोबोट्स को वहाँ भेजा था। जोकास्टा पूछती है, क्या उन्होंने तुम्हें डीएक्टिवेट नहीं किया। वो रोबोट्स कहते हैं, हमें भी यही लग रहा था, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। तुम जो रोबोट्स एथिक्स के ऊपर काम कर रही हो उसकी वजह से हर जगह रोबोट्स के लिए लॉ चेंज हो गया, इसलिए सनसेट बैंड हमें डीएक्टिवेट नहीं कर पाई, उसे रूल्स फॉलो करने पड़े और फिर से हमें रोबोट ह्यूमन सोसाइटी में भेजना पड़ा। यही नहीं, हमारे सभी लोगों को पर्सनालिटी अपग्रेड्स मिले
और ये इंसानी स्किन भी मिली। फिर जोकास्टा वापस मशीन मैन के पास आई। उन रोबोट्स को खुश देखकर मशीन मैन पूछता है, आखिर तुमने उन्हें क्या पट्टी पढ़ा दी? लेकिन जोकास्टा ने मुस्कुराते हुए ज्यादा कुछ नहीं बताया। मशीन मैन पूछता है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जोकास्टा ने कहा, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने इस वाले प्रोग्राम को थोड़ा सा अच्छा कर लूँ। मशीन मैन कहता है, क्या तुम अपना सिस्टम अपग्रेड करना चाहती हो? बेवकूफ मत बनो, तुम परफेक्ट हो। मेरा मतलब कि थोड़े बहुत अपग्रेड होंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि टोनी स्टार्क के आर्मर में जो जेट्स लगे हुए हैं, अगर वो भी तुम्हारे पास आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा। वहीं आर्नो स्टार्क कुछ महीने पहले की घटनाएं देख रहे हैं, जब टोनी स्टार्क ने मारियाम और हावर्ड के प्रोग्राम को फिर से चालू किया था। उन्हें एनग्राम्स को मेमोरी से बनाया था। गाइस, आर्नो देख रहे हैं कि टोनी फ्राइडे से पूछता है कि इन दोनों के एनग्राम्स मेरे उस एनग्राम से अलग कैसे हैं जो मैंने अपनी नई बॉडी के अंदर डाले थे। फ्राइडे कहती है, ये तो एक मुश्किल सवाल है। टोनी ने कहा, हाँ, जोकास्टा कई बार मुझे रोबोट अधिकारों के ऊपर लेक्चर दे चुकी है और गाइस शायद इसीलिए टोनी स्टार्क ने फ्राइडे को उसकी एक नई बॉडी दी है। फिर टोनी अपने मन में ये सोचता है कि क्या उसे हावर्ड और मारिया को भी फिजिकल फॉर्म देनी चाहिए, लेकिन टोनी इतनी जल्दी उन सब चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना चाहता। इसलिए पहले वो इन दोनों की वर्चुअल फॉर्म बनाता है, उन्हें इस केप के अंदर डालता है जहाँ पे वो जाकर चेक करता रहेगा, इन एनग्राम्स के सही मकसद को जान सकेगा। गाइस, फिर एर्नो वो सब बात सुनता है जो टोनी स्टार्क ने मारिया को मारने से पहले बोली थी। एर्नो ने जाना कि टोनी ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पेरेंट्स को मार दिया। मैं टोनी को कभी नहीं समझ पाऊंगा। वहीं टोनी स्टार्क अपने ही आर्मर्स के साथ लड़ रहा है। वो कह रहा है कि मुझे दिल में काफी दर्द हो रहा है। कैरोल ने कहा, अरे फोकस करो, ये बहुत ज्यादा है, अब हम क्या करेंगे? टोनी ने कहा, हम सबसे पहले सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को तोड़ेंगे, हमें मैंटिकोर को तोड़ना है। तभी टोनी के ऊपर हमला हुआ। फिर कैप्टन मार्वल वो हमला अपने ऊपर ले लेती है और टोनी से कहा, तुम जाकर मैंटिकोर को संभालो, मैं इनको बिजी रखती हूँ। गाइस, टोनी भागते हुए स्पाई मास्टर का पीछा करता है। हे स्पाई मास्टर, तुम्हारे पास मेरी एक चीज है और मुझे वापस चाहिए। तभी वो मैंटिकोर का इंजन बाहर फाड़ लाया। साथ ही टोनी वो हार्ड ड्राइव भी हासिल कर लेता है, जिससे सारे आर्मर ऑफलाइन हो गए। कैरोल ने कहा, मैं इसी टोनी को जानती थी, लेकिन टोनी कहता है कि मेरी लाइफ में 2 हफ्ते कम है, वो इस हार्ड ड्राइव के अंदर है। गाइस, फिर उस हार्ड ड्राइव को फिर से टोनी स्टार्क की बॉडी में अपलोड कर दिया जाता है। बेथनी पूछती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? टोनी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से शराब पीना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। कैरोल उसका हौसला बढ़ाती है, लेकिन बेथनी ने कहा कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। टोनी, तुमने इस सॉल्यूशन के बारे में कब सोचा था? टोनी ने कहा, यही कोई 3 घंटे पहले। मैं समझ रहा हूँ कि तुम किस तरफ इशारा कर रही हो। मुझे लगता है कि किसी ने जान लिया होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला था और उसी ने स्पाई मास्टर को वो हार्ड ड्राइव चुराने के लिए यहाँ पर भेजा। लेकिन गाइस, ये सब जानते हैं कि हाल ही में ईस्केप की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बेंट्रॉनिक्स कंपनी को ईस्केप के अंदर घुसने की परमिशन दी गई थी और स्पाई मास्टर को भेजने वाले भी वही हैं। वहीं एर्नो, हावर्ड और मारिया स्टार्क के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि सनसेट बैंड वहाँ पे जोकास्टा पिम को ले आई। जोकास्टा चाहती है कि बाकी रोबोट्स की तरह भी उसके सिस्टम को भी कुछ अपग्रेड मिले। वो अपनी ह्यूमैनिटी को अपग्रेड करना चाहती है ताकि वो भी इंसानों की तरह फील कर सके। एर्नो कहता है, तुम सही स्टार्क के पास आई हो। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं वही 2600 व्यूज और 625 लाइक्स के लिए। उम्मीद है कि आप जल्दी पूरा करवा देंगे।